हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 6। क्या है? क्लास 6 का आपको हिस्ट्री आप कराएंगे। क्या है? हिस्ट्री कराएंगे। क्या है प्यारे बच्चों? हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री टॉपिक जो होता है, हर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसमें आपको ऑल हिस्ट्री का बुक आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने हिस्ट्री का चैप्टर होंगे यहाँ से पढ़ लीजिए, और नहीं तो आप हिस्ट्री का बुक खरीद लीजिए और बाकी इसी से उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम चैप्टर 1 लिए हैं, क्लास 6 का है ये, याद कर लीजिएगा। क्लास 6 एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 हिंदी का, और चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या है? प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कैसे और कहाँ, ये सभी टॉपिक पूरे पाठ हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है लड़की का, जो क्या कर रही है, इसका नाम है रसीदा। अब ये रसीदा का सवाल है। अब रसीदा का सवाल क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों का क्या हुआ था। अब यहाँ पे लिखा हुआ, उनकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब कोई सामान जो होता है उस पर पड़ता है, और कहते हैं कि ये 1000 साल पहले क्या रहा होगा। 100 साल पहले सोचने लगी। कैसे पता लगाए? इतिहास कहता है कि कोई चीज़ का पता कैसे लगाए। ठीक है, अब पहला है कि पता कैसे, यह जानने के लिए क्या कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या अखबार पढ़ सकते हो। इसमें बीते हुए के बारे में भी दिया रहता है। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम कैसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, उसी समय स्मृति करो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जान सकते हो। ठीक, ये कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने के लिए आप अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको पता लग जाएगा। अगला है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग खाते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, घर में कैसे किस तरह के घर में रहते थे, वह अखरेटों की शिकार या पशुपालन, कृषक, शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह नहीं, हम सभी यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन से गीत गाते थे। ये अतीत के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑथेंटिक्स बुक पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं अखबार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको पता हो जाएगा। अगला है लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ पे कुछ मानचित्र नीचे दिया रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ लोग रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगल के विशाल समृद्धि से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादन का यही संग्रह किया करते थे, और वे जानवरों अखरेट शिकार भी करते थे। अब लोग सब फलों को खाते थे, फल पे जड़े होते उसको भी खाते थे। जरूरत पड़ने पर वो शिकार क्या करते थे जानवरों का, और उसे शिकार कर कर खाते थे। अगले टॉपिक पर बच्चों है कि अब तुम उत्तर पश्चिम, यहाँ पे कुछ मानचित्र दिया हुआ है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और देथन पहाड़ियों से पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल उपजाना आरंभ किया था। अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ गया है, से आपसे पूछा जाएगा कि हजारों, अब यहाँ से पूछ दिया 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष सबसे पहले किस चीज़ की फसल उगाए, तो गेहूं तथा जौ का। फिर पूछेगा कि उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को पालतू बनाया, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। पूर्वी उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पे पता लगाओ। ये सब कुछ अन्य पहाड़ी जहां कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे मानचित्र है, और यह किस चीज़ का मानचित्र है, भारत का मानचित्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये मानचित्र में क्या दर्शाया गया है, तो मानचित्र में देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जो देखिए नदी को पहचानने के लिए जो ये कलर का जो है ना, ये ब्लू कलर का जो रेखा है, वे सभी नदी को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी को दर्शाता है। यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हिंद महासागर कहते हैं। ये सब दर्शाया गया है।
अगला है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायता क्या है, इसकी सहायक नदी को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। अब याद रखना है, सहायक नदी किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी से जाकर मिल जाता है वो सहायक नदी कहलाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ अरबी नगर फले फूले, मतलब एक नया नगर का निर्माण हुआ। गंगा व इसकी सहायता से नदियों के किनारे समुद्री तटीय इलाकों को नगरों के विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 25 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष पहले हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मध्य यानी कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसका शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ के जो राजा जो थे बहुत क्या थे, शक्तिशाली थे। लोग सदैव महामारी के हिस्से से दूसरे के हिस्सों तक की यात्रा की, मतलब महामारी क्या होता है, सॉरी, लोगों ने सदैव उप महाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे की यात्रा की, मतलब कोई व्यक्ति एक जगह पे ठहरते थे, फिर उन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरे जगह जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान आदि तथा समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती थी। किसी भी यात्रा उनके लिए संभव नहीं था, अतः सभी लोग तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ यहाँ मानचित्र दिया हुआ है जो कि क्या दिया हुआ है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये पड़ोसी देश को दर्शाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, तो एशिया आधुनिक भारत हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश हो गया। दक्षिण एशिया एक मध्य छोटा देश है, लेकिन विशालता एवं बाकी एशियाई समुद्री पहाड़ी तथा पर्वतों के बटे होने के कारण इसे समुद्र उप महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि दो भाग में जब बढ़ जाता है तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि सेनाएं द्वारा, इसमें एक टॉपिक था कि सेना दूसरे के विजय हासिल करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाज़ों में तथा मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। अब मूल्यवान वस्तु जिसे ज़रूरत का चीज़ें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते थे, क्योंकि उनको ज़रूरत पर अपनी पूरा कर सके। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक, कस्बे को दूसरे कस्बे जाया करते थे। गुरु जो थे, जो कि अभी के समय में टीचर हुआ करते थे, उसी समय वही सबसे पहले धार्मिक गुरु कहा जाता था, जिसमें धर्म की शिक्षा दिया जाता था। तो उन्हें देने के लिए एक स्थान से दूसरे, जहाँ पे बस्ती ज़्यादा लोग रहते थे, वहाँ पे जाकर उनकी धर्म की प्रचार करते थे और रोचक स्थान की खोज की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। सभी याताओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। अब इससे क्या होता था, जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति का जो बात जो होता है हमें पता चल जाता है, हमारे जो बात होते हैं रीति रिवाज सामने वाले को पता चलता है। तो इससे जाते आते रहने से हमें कुछ क्या होता है, जानकारियाँ मिलती रहती है। अगला है कि इस बार फिर से मानचित्र को देखो, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उप महाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। सीमाएं जो होती है, सही बात है, सीमा जो पाबंदी लगा हुआ रहता है उसको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वे पर्वत से ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उप महाद्वीप से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब महाद्वीप से बाहर करने का मतलब है कि कोई लोग थाईलैंड से आए होंगे, कोई रूस से आया होगा, कोई ब्रिटेन लंदन से आया होगा, अपने भारत में समुद्री इलाके से होते हुए आया भारत में, और भाई देखा कि भारत में से जाए कैसे, भारत में ही रह गया, भारत से में ही आकर वह बस गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग बाहर से आए थे और भारत में ही आकर यहीं पे बस गए। ठीक। अगला क्या कहता है कि इस आगमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। क्या किया? इस संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संचित रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब कुछ तो किया जाएगा। खाना बनाने के लिए, खाना बनाया जाए तो उनके लिए एक नया तकरीब खोजना चाहिए। 100 साल तक पत्थरों को तराशना लगा, पत्थर कैसा है, पत्थर किस तरह का है, पत्थर से क्या क्या होता है, तो तराशना शुरू किया। भोजन बनाने के लिए अलग अलग तरीके पर विचार किया जाने लगा। अब आता है देश के नाम। देश के नाम क्या था? तो अपने देश के लिए प्राय इंडिया क्या है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों से प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
अपने एल्टन्स एवं ईरान की यूनानी से पता लगाओ कि लगभग 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पूर्व पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने यूनानी ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस इस नदी को स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग ने एक समूह के लिए किया जाता था। अब इंडिया का क्या है? भारत का प्रयोग, भारत क्या था? एक तो हमारा देश का नाम है, लेकिन ये भारत का प्रयोग क्यों करता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, एक समूह के लिए, क्या है, एक समूह के लिए इंडिया का यानी कि भारत का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 यानी 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद से भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले तो ये समूह में जो लोग रहते थे उसके लिए भारत का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में ये लोग अपने देश के लिए, हित के लिए देश में भारत का प्रयोग करने लगे। अब यहाँ से क्या दिखा रहा है प्यारे बच्चों कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत मतलब होता है बीते हुए बात को अतीत कहा जाता है, ठीक है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज़ अगर हाथ से जब लिखा हुआ रहता है तो हाथ से लिखे हुए चीज़ को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। यह पांडुलिपि प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विस्तृत तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और वहाँ के एक पत्र था, एक पेड़ था, और पेड़ की जो छाल होती है ना, उस छाल को छीलकर फिर उसको बनाया जाता था। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि पांडुलिपि का एक पृष्ठ नीचे दिया गया है। क्या करा कि एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्ते को काट कर उसे अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिए जाता था। भुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो, जैसे कि नीचे दिया गया है। ये तार का नहीं है, एक पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ जो पत्ता होता है ना, छाल होता है, उस छाल को उसी में तैयार कर और इसमें लिखा जाता था। और एक तार के पत्ते को क्या होता था, तार के जो पत्ते होते हैं, पत्ते को एकदम काट कर एकदम बढ़िया से बनाकर और इसे गांठ बांधकर और उसी पर ये लिखा जाता था। तो ये हाथ से लिखा गया पांडुलिपि है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपका इसका ज्ञान होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? सार संगम हित्य, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि, क्या है, कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। जब पुराना हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कीड़े जो होते हैं पेड़ पौधे, अब लकड़ी के बने हुए सामान को खा जाते हैं। ऐसे तो लोहा का भी सामान खराब हो जाता है, तो ये तो क्या है, लकड़ी का है। कुछ नष्ट कर दिए गए, फिर भी ऐसे पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपि मंदिर और विराहों में प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा जीवन आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। उनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृतिक जो सांस्कृतिक भाषा ये सब है, आम लोग करते हैं। हम अभिलेख से भी अध्ययन, क्या है, हम अभिलेख से भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे सबसे कठोर शस्त्रों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग को आदेश की तरह उत्तीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पांडुलिपि पुराने भाषा में लिखा हुआ है, फिर इसी को ट्रांसलेट कर ऊपर में इंग्लिश में लिखा गया है, और ये क्या है, पत्थरों पर लिखा गया है। अगला है कि कुछ अन्य अभिलेख में भी मिलते हैं, जिनमें से राजा तथा रानियों की सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण उत्तीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों की अर्जित विजय को लेखा जोखा रखा करते थे, जिसके यहाँ पे दर्शाया गया है। लगभग 2250 में पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और ये जो दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ पे दिखाई दिया है, ये अफगानिस्तान में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में ये मिला है, ठीक, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। यह शासन के विषय तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, यानी कि चैप्टर 5 जो होगा ना, चैप्टर 5 जो 7 होता है, उसमें आपको इसका लेख पूरा विवरण देखने को मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं, हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों में बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख के
प्रत्यक्ष होने वाला यूनानी अरमेकर नामक 2 लिपियों में भाषाएं बताई गई है। कुछ क्या कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतहों पर लेख लिखने को क्या लाभ थे, ऐसे करवाने के लिए कि क्या कठिनाई आती है। तो देखिए, इसके अगर जो कठिनाई आती है सही से समझ नहीं पाता तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई चीज़ भाषा अगर पढ़ते हैं ना, अगर उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगला है कि ऐसे अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी, क्या है, अन्य बनी प्रयोग में लाई जाती थी वस्तुओं के अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता था। अब क्या है कि जब पुराने वस्तुओं को प्रयोग में लाई जाती थी और पुराने वस्तुओं को अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट की बनी इमारतें, आवेश और चित्रों को तथा मूर्तियों, क्या है, मूर्तियों बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो घड़ा है, ये जो आपको शिलालेख दिया गया है, ये सब पत्थर जो है ये प्राचीन काल में है। अब यहाँ पे क्या है कि प्राचीन काल नगर से प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल नगर जो था उस समय में ये चीज़ बना गया था, उसी समय का ये दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 यानी कि 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का भी है। चांदी का सिक्का कहाँ है जी, ये है, ये तो चांदी का सिक्का नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, कुछ और नीचे दिया होगा। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के में से यह एक सिक्का कैसे भिन्न है। अच्छा, यही इसका मतलब यही सिक्का है। तो ये सिक्का इस तरह का था, लेकिन अभी के समय सिक्का क्या है, गोला होता है। अगला है कि इसका अध्ययन करते हैं जब वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्त की छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, काफ़ी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है, तो कुछ ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो पहले के जो समय में जो बर्तनें बनाई जाती थी बहुत एकदम मजबूत हुआ करता था, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे धातु का हो, बहुत सालों सालों तक वह टिकते गए, लेकिन उसे कोई क्षति नहीं होता था। पुरातत्व जानवरों की, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। और पुरातत्व मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो पुराने चीज़ को खोजते हैं, पुराने चीज़ को जानकारी लेते हैं। तो पुराने चीज़ को जानकारी लेने के लिए अभी चिड़िया के बारे में, तो चिड़िया की हड्डी खोजेंगे कि चिड़िया कहाँ थी, कैसे थी। तो चिड़ियों की हड्डी, मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे वे जानने में मदद कर मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर मान लेते हैं कि मछली का अगर हड्डी मिल रहा है, कांटा मिला है, चिड़ियों का हड्डी मिल रहा है, इसका मतलब वो लोग पता करते थे कि पहले के लोग जो थे ये सब खाते थे तभी तो इसका हड्डी मिलता था। वनस्पति के अवशेष वस्तुएं मुश्किल से बच पाते थे, किन्हीं अन्न के दान तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब पूछ रहा है कि क्या पुरातत्वविदों है, पुरातत्वविदों का मतलब क्या होता है, वे व्यक्ति जो पुराने चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे क्या कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। कपड़ा जो पुराना फटा चिटा कपड़ा होता है, क्या वो भी मिलते होंगे। तो देखिए, पांडुलिपि पर मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ जो पत्र होता है, हाथ से लिखा हुआ जो कोई भी बात होती है पुराने समय की, उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो क्या कहा कि पांडुलिपियों में अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रातः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। किसका, स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार किसे कहेंगे, अतीत का मतलब होता है बीते हुए बात, पीछे साल में क्या हुआ, पिछले साल में कोई चीज़ घटना घटी। अगर इस सब के बारे में कोई व्यक्ति का जानकारी लेता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोत का सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुनरावृत्ति जासूसों की तरह है, जो इसे स्रोत का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत की जानकारी के लिए प्राप्त करते हैं। अब आता है अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है, अतीत के बारे में पता करें। अतीत एक के बारे में बताता है कि अनेक के बारे में। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक अतीत का ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, अलग अलग समूह के लोग इसे अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों को जीवन, राजाओं पुरानियों के जीवन में व्यापारी का जीवन, शिल्पकार जीवन बहु भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान
द्वीप समूह लोग अपने भोजन मछली पकड़कर शिकार करके फल फूल संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों को निर्भर रखते हैं। इस तरह के भेद अतीत भी वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासन अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि उनका शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी जानते थे, जबकि शिकार, मछुआरों, संग्रह, कृषक अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी प्राय अपने कामों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमने जीवन की जानने में मदद मिलती है, हालांकि सभी इसी के बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब और कुछ जानना बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतिहास में तिथियों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इतिहास में अगर तिथि ही नहीं रहेगा तो भाई पता कैसे चलेगा ना। तो इतिहास में तिथि का क्या मतलब है? तिथि मतलब तारीख। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह से कोई और वर्ष बनाओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मदिन की दी जाती है। सन 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म पूर्व इसी तिथि पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 200 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब यहाँ पे आता है इतिहास की तिथियाँ। इतिहास की तिथियाँ क्या कहता है? तो देखिए, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर प्राइवेट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ई लिख पाते हो। यह एनोडिमिन नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में लोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ कर दिए थे। 200 वर्ष कैलेंडर जो होता है ना, इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अंग्रेजों के अक्षरों होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट होता है, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दिए गए और लगाकर तुम अध्यक्ष समूह को प्रयोग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर आपका। अब यहाँ से जो चैप्टर आया है, मतलब ये टॉपिक आया है, कल्पना करो तुम्हें पुरातत्व का साक्षात्कार लेना है और उच्च 5 प्रश्नों की सूची तैयार करने, तो तुम्हें पुरातत्व पूछना चाहिए। अब यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कैसे करना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आंसर अगर इसको सॉल्व करना है, आपको लेना है क्वेश्चन आंसर कि हाँ सर इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए, तो आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में आपको हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। तो अभी ये पूरा बुक का निचोड़ था। मैंने इस बुक का पूरा सारांश पढ़ा दिया, कहानी बुक पढ़ा दिया। तो इस बुक अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं। ये वीडियो आपको क्या करेगा, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते, कोई भी एनी भी बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो उसमें आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा 6 to 12 का एनसीईआरटी कराऊंगा, एसएसटी का। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एकदम दबाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।